नमस्कार, बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रूबी सिंह चौहान। शुरुआत करेंगे आज की मुख्य हेडलाइन से। भाजपा सीईसी मीटिंग में 7 राज्यों पर चर्चा, 90 कैंडिडेट्स के नाम फाइनल किए। बिहार, तमिलनाडु, ओडिशा की लिस्ट में देरी संभव। एसबीआई को आज इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा देने का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा 15 मार्च शाम 5 बजे तक इसे वेबसाइट पर पब्लिश करें। देश भर में नागरिकता संशोधन कानून लागू, 3 देशों के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को मिलेगी सिटीजनशिप। आज गुजरात जाएंगे पीएम मोदी। अहमदाबाद में 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। सीएए के खिलाफ असम में बड़े आंदोलन की तैयारी। गुवाहाटी सील 30 संगठन एकजुट, इन्हें रोकने के लिए अस्थायी जेल बनाई जा रही है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक में 7 राज्यों के कैंडिडेट्स पर चर्चा हुई। ये मीटिंग सोमवार रात तक चली और इसमें 90 कैंडिडेट्स के नाम फाइनल किए गए हैं। न्यूज एजेंसी एनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि नामों का आधिकारिक ऐलान जल्द किया जा सकता है। भाजपा की पहली लिस्ट 2 मार्च को आई थी। इसमें 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 195 कैंडिडेट्स के नाम जारी हुए। 34 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट मिला। 28 महिलाएं, 27 एससी, 18 एसटी, 57 ओबीसी को टिकट दिया गया। 50 साल से कम उम्र के 47 युवा कैंडिडेट को चुनाव में मौका दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, बिहार, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के कैंडिडेट्स पर चर्चा हुई। हालांकि बिहार, तमिलनाडु और ओडिशा में चल रही गठबंधन की चर्चा के चलते इन राज्यों की लिस्ट फाइनल होने में देरी हो सकती है। बिहार में जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, तमिलनाडु में एआईएडीएमके, हरियाणा में जेपीपी और ओडिशा में बीजेडी के साथ गठबंधन फाइनल नहीं हुआ है। इसके चलते वहां सीटें फाइनल नहीं की गई हैं। मध्य प्रदेश की बची हुई 5 सीटों पर बातचीत पूरी हो चुकी है और 4 सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर सहमति बन गई है। महाराष्ट्र की 25, तेलंगाना की 8 और कर्नाटक की 28 सीटों पर भी पार्टी नेता कैंडिडेट्स को लेकर सहमत है। हालांकि सूत्रों ने बताया कि कर्नाटक में जेडीएस 3 सीटें हासिल कर सकती है। मीटिंग में गुजरात की बची हुई 11 सीटों पर चर्चा हुई और 7 सीटों पर नाम फाइनल कर दिए गए हैं। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल दे सकता है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को फटकार लगाई थी और मंगलवार शाम तक ये डिटेल देने का निर्देश दिया था। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में एसबीआई की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने करीब 40 मिनट सुनवाई की थी। एसबीआई ने कोर्ट से कहा था, बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ समय चाहिए। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा, पिछली सुनवाई से अब तक 26 दिनों में आपने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, एसबीआई 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करे। इलेक्शन कमीशन सारी जानकारी को इकट्ठा कर 15 मार्च शाम 5 बजे तक इसे वेबसाइट पर पब्लिश करे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी। साथ ही एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देने का निर्देश दिया था। 4 मार्च को एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर इसकी जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था। इसके अलावा कोर्ट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की उस याचिका पर भी सुनवाई की, जिसमें 6 मार्च तक जानकारी नहीं देने पर एसबीआई के खिलाफ अवमानना का केस चलाने की मांग की गई थी। वहीं केंद्र सरकार ने सोमवार की शाम को नागरिकता संशोधन कानून को पूरे देश भर में लागू कर दिया है। इसके साथ ही अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारत की नागरिकता लेने का रास्ता साफ हो गया है। इस कानून के तहत दिसंबर 2014 से पहले इन 3 देशों से जितने भी शरणार्थी भारत में गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे और जिन्होंने भी इसके लिए अप्लाई किया था, उन सभी को भारत की नागरिकता मिलेगी। बता दें कि 12 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन विधेयक दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। साथ ही ये मुद्दा बीजेपी के 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज यानी मंगलवार को पीएम मोदी राज्य को कई सौगात देंगे। इसके साथ ही वो रेलवे की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी अहमदाबाद में आश्रम भूमि वंदना कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।
साथ ही साबरमती आश्रम स्मारक परियोजना का मास्टर प्लान जारी करेंगे। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि इस परियोजनाओं के लिए 1200 करोड़ रुपए के बजट आवंटित किए गए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शिक्षाओं और दर्शन को पुनर्जीवित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर जाएंगे, जहां वो 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बता दें कि मालगाड़ियों के लिए स्पेशल लाइन डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर पर आज से लुधियाना से कोलकाता के लिए पहली बार 84 डिब्बों की डबल इंजन मालगाड़ी दौड़ेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि पीएम मोदी ईस्टर्न डीएफसी के 401 किलोमीटर के नए खोजा जंक्शन सानेवाल खंड और वेस्टर्न डीएफसी के 244 किलोमीटर के नए मकरपुरा जंक्शन घोगलवाड़ खंड का भी उद्घाटन करेंगे। ईस्टर्न डीएफसी के इस खंड से उत्तर भारत के प्रमुख कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में संपर्क को बढ़ावा मिलेगा, जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। वहीं वेस्टर्न डीएफसी का करीब 250 किलोमीटर लंबा खंड गुजरात के 5 जिलों वडोदरा, भरूच, सूरत, नवसारी और वलसाड को आपस में जोड़ेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये वंदे भारत ट्रेनें अहमदाबाद, मुंबई सेंट्रल, सिकंदराबाद, विशाखापट्टनम, मैसूर, डॉक्टर एमजीआर सेंट्रल, पटना, लखनऊ, न्यू जलपाईगुड़ी, पटना, पूरी विशाखापट्टनम, लखनऊ, देहरादून, कलबुर्गी, सरम और इसी के साथ चलेंगी। इसके अलावा पीएम मोदी आज 4 वंदे भारत ट्रेनों के विस्तार को भी हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम सोमवार को लागू हो गया है। 2019 में जब इसका कानून संसद में पारित हुआ था, तब देश में कई जगह विरोध हुआ था। गुवाहाटी में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के बैनर तले लोग सड़कों पर उतरे थे और हिंसा भड़की थी। इसके बाद सीएए का मामला थम गया था। बीते दिनों जब गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू करने का बयान दिया, उसके बाद आसू ने विरोध की तैयारी शुरू कर दी थी। इस बार 30 जनजातीय संगठन और 16 दलों का विपक्षी मंच विरोध में उतरा है। एक दिन पहले आसू ने राज्य में 12 घंटों की भूख हड़ताल भी की थी। अब मंगलवार से राज्य में इनके प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे। असम पुलिस सूत्रों के मुताबिक विरोध रोकने के लिए गुवाहाटी में जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। कई थाना क्षेत्रों के खाली परिसरों में अस्थायी जेलें बनाई गई हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस बार आंदोलन उग्र हुआ तो ये राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटों पर असर पड़ेगा। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा 9 सीटें जीती थी। असम में कांग्रेस की अध्यक्षता में बने 16 दलों के संयुक्त विपक्षी मंच ने सीएए के खिलाफ बड़े आंदोलन की धमकी दी है। मंच के सदस्यों ने गुरुवार को असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से असम के लोगों पर सीएए थोपने से रोकने का अनुरोध किया है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, राजनीतिक दलों को सीएए के खिलाफ बंद की घोषणा करने से पहले गुवाहाटी हाईकोर्ट का आदेश ध्यान में रखना चाहिए, अन्यथा उन दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। इस पर असम जातीय परिषद के प्रवक्ता जियाउर रहमान ने कहा, हाईकोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या की जा रही है। जब बात पहचान के संकट की हो तो लोग सड़क पर आएंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।